8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 10 18वीं सदी में नए राजनीतिक गठन। तो जी शुरू करते हैं। उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो इसका आंसर इस तरह है कि औरंगजेब ने दक्कन अर्थात 1679 में या 1679 से अभियान में बहुत अधिक वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया। उत्तराधिकारियों में प्रशासनिक क्षमता का अभाव रहा। और इसमें पॉइंट बना के लिखते चलना है कि मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को केंद्रीय सत्ता के द्वारा नियंत्रण में कठिनाई आदि प्रमुख कारणों से मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। इसी का दूसरा प्रश्न ये है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो जी इसका आंसर है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ जिन उत्तराधिकारी राज्यों के समूह बने उनमें से 3 प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अगला प्रश्न ये है कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम क्या था और वह कहाँ का शासक था? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम नादिर शाह था। वह ईरान का शासक था। वह संपूर्ण दिल्ली को लूटकर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। अगला प्रश्न ये है कि चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय था? तो इसका लिख दीजिए। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% भाग दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। और सरदेशमुखी क्या है कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा, ये सरदेशमुखी कहलाता था। अब लिखिए, अवध में सआदत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया? तो इसका आंसर ये है कि अवध में सआदत खान द्वारा मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों अर्थात जागीरदारों की संख्या में कटौती कर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। सभी जिलों का राजस्व निर्धारण फिर से किया गया। सूबेदार आसफ जाह दक्कन का शासक किस प्रकार बना? तो सूबेदार आसफ जाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। 1720 से 1722 के मध्य दक्कन का सूबेदार होने की वजह से उसके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। अगला प्रश्न ये है कि दल खालसा किसे कहते थे? वे किस प्रकार कार्य करते थे? तो जी इसका आंसर ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। अगला प्रश्न लीजिए।
कि सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो जी इसका आंसर लिख दीजिए कि सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये थी राखी व्यवस्था। अब अगला प्रश्न लीजिए कि मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लिखना है 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मराठों ने एक प्रभावी शासन व्यवस्था तैयार की। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले, वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाया गया और इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं रखने हेतु संसाधन मिल गए। ये जी इस तरह का इनका हिसाब किताब बना। अब अगला प्रश्न ये है कि जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो जाट समृद्ध कृषक थे। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। इनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। धन्यवाद।